हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनीज मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग जो हमारी जो एसएसएन रीजन क्वेश्चन की हम लोगों ने जो एक सीरीज स्टार्ट किया है, उसके अंदर में चैप्टर नंबर 9 जो आपका है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, एसएसएन रीजन क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बोर्ड के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखें तो। क्यों? क्योंकि एक तो नई चीज़ है, नया एक सेक्शन आपके एग्जामिनेशन में ऐड हुआ है। दूसरा क्या है कि ये 2 मार्क्स का आना है, कम से कम ये आपका 2 मार्क्स का आना ही आना है। ठीक है ना, तो 2 क्वेश्चन आपके होंगे जो सेक्शन ए के तो लास्ट 2 क्वेश्चन है 19th और 20th, वो आपके एसएसएन क्वेश्चन आएंगे एज पर यूर तो सीबीएसई का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है ना, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है और डर घबराना नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या है, सारे इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है इससे पहले आप लोगों ने जो मेरी जो वीडियोस हैं और जो प्रीवियस लेसन की हैं वो देख ली होंगी, और नहीं देखी है तो उसको आप जरूर देखें। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 1 को मैं कहूँगा आपको सजेस्ट करूँगा कि जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली जो है ना एसएसएन रीजन बेस के को काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस किया गया है। यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है ना, ठीक है, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं और आपको वीडियो से फ़ायदा होता है कुछ, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है ना, कलीग्स के साथ अपने जो भी शेयर करें और लाइक करें। और अगर अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। एसएसएन रीजन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना, ये तो आप जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से कर चुके हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, अच्छे से क्वेश्चन कर चुके होंगे आप लोग अभी तक आपको। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन है सिंपली। ठीक है, और सॉल्व आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, ऐसे आपको सॉल्व बेसिकली करना नहीं है, टिक मार्क ही करना है, रफ वर्क करना है। ठीक है ना, लेकिन मुझे तो पूरा मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूज ना हो और अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली एसेसन क्या होता है? एसेसन का मतलब होता है कि स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट का क्या होगा, आपको चेक करनी होगी। एक स्टेटमेंट दिया होगा एसेसन है कोई, उसको आपको चेक करेंगे कि वेदर दैट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है ना, उसके बाद एक रीजन पार्ट दिया होगा, उसमें उस रीजन को हमको चेक करना है वेदर द रीजन पार्ट इज ट्रू और फॉल्स। फिर हमें थर्ड में ये चेक करेंगे अगर रीजन ट्रू है, फॉल्स है तो काम ही खत्म। ठीक है ना, जब एसेसन ट्रू है तभी हम आगे बढ़ेंगे, एसेसन ही फॉल्स हो गया फिर तो कुछ करना ही नहीं। फिर ऐसी तरीके से रीजन भी अगर फॉल्स हो गया तो फिर हमें वहीं पर रुक जाना है, फिर हमारे को आंसर निकल आएगा हमारा। अगर रीजन ट्रू है तो हम चेक करेंगे वेदर द रीजन पार्ट इज एक्सप्लेनिंग द एसेसन करेक्टली और नॉट। ठीक है ना, यानी उसको सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, या जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या उसकी हेल्प हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं एसेसन को जस्टिफाई करने में। इस तरीके से आपके क्या होंगे, 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में क्या होगा, ए बी सी डी। ए ऑप्शन कब आपको आंसर करना है, जब एसेसन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है एसेसन को, यानी रीजन का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, विदाउट उसी रीजन के हम एसेसन को शायद हम सॉल्व नहीं कर पाते, तो इसका मतलब हमारा क्या है, एसेसन उसको रीजन क्या है सपोर्ट करता है। इन दैट केस योर आंसर विल बी ए। बी कब होगा, जब रीजन ट्रू है, सॉरी एसेसन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट द रीजन पार्ट इज नॉट एक्सप्लेनिंग द एसेसन करेक्टली, यानी उसका कोई इससे रिलेशन ही नहीं है, उसका हम यूज करे बगैर, रीजन पार्ट को यूज किए बगैर ही हम लोगों ने एसेसन को वेरीफाई कर दिया। इट मीन्स योर आंसर विल बी। और बी ही सबसे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पार्ट है यहाँ पर। और सी में क्लियर कट है, एसेसन ट्रू रीजन फॉल्स। एसेसन तो ट्रू है, रीजन फॉल्स हो गया तो वहीं रुक जाना है रीजन में, तो आंसर आपका सी हो गया। अगर आपका ऐसा डी तो सबसे आसान है, क्यों? क्योंकि एसेसन ही फॉल्स है उसमें। इफ एसेसन इज फॉल्स योर डायरेक्टली आंसर डी। काम भी हल्का हो जाता है, टाइम भी बचेगा और सबसे सिंपलेस्ट भी है। आपको रीजन पार्ट को फिर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कि जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है वेदर ट्रू फॉल्स या फिर एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि एसेसन ही गलत है, फिर क्या एक्सप्लेन करेगा उसको। ठीक है ना, तो आप समझ गए ए बी सी डी कब करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, एसेसन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट, देन द एंगल ऑफ द सन इज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ द सन इज, एंगल ऑफ एलिवेशन कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन लिख दिया यहाँ पर, एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री। ये आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है ना, तो क्या है देखो कैसे होता है, अगर ये कोई पोल है, ठीक है, ये इसकी शैडो है, पोल के बराबर ही क्या कहता है, शैडो है। ए बी इज अ पोल, ठीक है, बी सी इज इट्स शैडो। नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा। ठीक है ना, दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इफ दिस इज ए बी इक्वल टू बी सी कह रहा है, इफ दिस इज एच, दिस इज ऑल्सो एच, राइट। तो सॉल्यूशन पार्ट देखो, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं।
कि इन ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, ABC में क्या हो जाएगा, दिस इज योर 90 डिग्री होता है, तो हाइट क्या होगा, tan ऑफ थीटा। क्यों अब tan ही क्यों लगाया मैंने, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज थीटा, tan ही क्यों लगाया, क्योंकि मुझे बेस हाइट दिया और बेस दिया, इस एंगल के लिए ये बेस है, ये हाइट है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो और tan का रेशियो आप जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो tan इज इक्वल टू क्या हो गया, AB अपॉन BC, ठीक है ना। तो AB क्या हो गया, AB इज इक्वल टू यानी H अपॉन H इज इक्वल टू 1, राइट, ठीक हो गया। तो दिस इज इक्वल, दिस इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू tan के किस एंगल की वैल्यू बेटा 1 होती है, इट इज योर 45, आप जानते हैं, ठीक है ना। tan 45 कितना होता है 1, तो 1 की जगह tan 45 लिख सकता हूँ। अब देखो tan ऑफ थीटा, tan सेम है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से, ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, द एसेसन पार्ट इज बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। क्यों, क्योंकि तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन कितना है आपका 45 डिग्री, तो बिल्कुल ठीक है। तो एसेसन इज, दिस इंप्लाइज एसेसन इज करेक्ट, एसेसन इज ट्रू, ठीक है ना। अब आ जाओ क्या किसमें, आपको रीजन पार्ट में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या स्टेटमेंट ठीक है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक है, आप जानते हैं। देखो कब एंगल ऑफ एलिवेशन कब होता है, कोई हमारा पोल है, ठीक है, अगर यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ठीक है, सपोज ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से लाइन ऑफ साइड भी बनाती है, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये और ये पैरेलल होते हैं, ये दोनों हॉरिजॉन्टल है ना, ये भी तो हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल, दीज आर पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। तो दिस, इफ दिस इज थीटा देन दिस इज आल्सो थीटा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन होता ही है ना। डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन कब बनता है, जब आप हाई लेवल पे होते हो और किसी लोअर लेवल पे चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी आप अपने आइज को आपको डाउन करना है, इन दैट केस एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। एलिवेशन कब बनता है, जब आप कम हाइट पे हो और हायर और एल्टीट्यूड पे किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है ना। तो इन दैट केस आप यानी ऑब्जर्वर को अपनी उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए अपने रेज को, हेड को रेज करना पड़ता है, ठीक है ना। इन दैट केस एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ये आप जानते हो, वैसे ये मैंने फिगर से भी आपको समझा दिया। तो इट मींस द स्टेटमेंट, द रीजन पार्ट इज करेक्ट। तो क्या हमने अब ये नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, क्या हमने इसको यहाँ यूज किया, इसमें ये हमारा कोई ये फैक्ट हमने यूज किया कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, नहीं, बिल्कुल नहीं किया, हमने इसका यूज ही नहीं किया। हमने क्या से लगाया, हमने यूज क्या टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो यूज किया। तो इसका मतलब क्या हो गया, द एंगल, द एसेशन पार्ट इज ट्रू, द रीजन पार्ट इज ट्रू, बट द रीजन पार्ट इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग द एसेशन। इसका मतलब आंसर क्या है आपका, बी। इन दैट केस आंसर विल बी बी, आप टिक कर दोगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का एसेशन पार्ट पढ़ो पहले, क्या है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स बेस is 60 degree, then the height of the building is 100 meter। ये आपको चेक करना है whether this statement is true or false। और रीजन पार्ट में क्या है, sin of 60 degree is equal to √3/2, cosine of 60 degree is equal to 1/2 and tan of tangent of 60 degree is equal to √3। ये आपको भी पहले चेक करना है। उससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसेशन पार्ट में आते हैं, ठीक है ना। तो देखो एसेशन पार्ट में क्या है, द एंगल ऑफ, एक बिल्डिंग है कोई, ठीक है, और बिल्डिंग और इसके बीच में दूरी कितनी है बेस में, ए भी एक बिल्डिंग है, ठीक है, और यह है इसकी शैडो बन रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 60 डिग्री। अच्छा, इसके यहाँ से देखा गया तो क्या है, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, इस टाइप की फिगर है, ठीक है ना। दिस डिस्टेंस इज 100 मीटर। अब आपको पता करना है वेदर 100 मीटर दिया आपको, 100 मीटर, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 100 मीटर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये भी आपको चेक करना है वेदर इसकी हाइट 100 मीटर है या नहीं, ठीक है ना। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर क्या है, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री लगाओगे आप, ठीक है ना, क्योंकि आपको हाइट निकालनी है। इज इक्वल टू क्या, इस एंगल के लिए ए बी
परपेंडिकुलर अपॉन BC, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज 1060 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, √3 इज इक्वल टू AB कितना है बेटा निकालना है आपको, अपॉन BC कितना है 100। तो दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू 100√3 मीटर। तो हाइट कितनी है इसकी, इसकी तो हाइट 100√3 मीटर है, नॉट 100 मीटर। तो इट मीन्स assertion is false, assertion is false, assertion ही false हो गया। तो आपका काम बहुत हल्का हो गया और सबसे आसान ऑप्शन है इसमें, 4 ऑप्शन से। आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस इफ assertion is false, this is the easiest one and time saving also, टाइम भी बचेगा आपका। क्या होगा, assertion false होगा तो आपको रीजन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, नो नीड टू चेक द रीजन पार्ट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। जब assertion ही false हो गया तो आपको रीजन पार्ट को चेक करके क्या करेंगे आप, कुछ नहीं, ठीक है। तो इट मीन्स रीजन इज assertion is false, so आंसर विल बी डी, ठीक है। सीधे सीधे आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया सिंपली। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, पहले एसेसन पार्ट को पढ़ो, क्या है एसेसन पार्ट देखो क्या है। अ पोल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज इट्स फुट, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट एट मीटर अबव द फर्स्ट, यानी जो पहला पॉइंट था उससे ऊपर, द डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द पोल इज 60 डिग्री, द हाइट ऑफ द पोल इज एज बाय 3 मीटर। ये आपको प्रूफ करना है, शो करना है, ठीक है। और रीजन पार्ट में क्या दिया हुआ आपको, 10 ऑफ 60 इज इक्वल टू √3। तो पहले एसेसन में चेक करते पहले, ठीक है। एसेसन में क्या है, देखो ये क्या कहता है, एक कोई पोल है, ठीक है, लाइक दिस, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है ना। A pole subtends an angle of 30 degree on the same level as its foot। तो भाई यहाँ से जो पोल है AB क्या है, एक आपका पोल है, ठीक है ना। अब ये यहाँ से इसका लेवल ये है हॉरिजॉन्टल लेवल, C पर कोई पॉइंट है, ठीक है ना, C पर ये 30 डिग्री एंगल बनाता है। फिर फ्रॉम अ पॉइंट एस मीटर अबव द फर्स्ट, यानी इस पॉइंट से एस मीटर अबव कहीं। अब मैंने इतनी लंबी हाइट क्यों खींची, क्यों, ये क्योंकि इसके एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इस फूट देखना है हमें, ठीक है ना। द डिप्रेशन ऑफ द फूट ऑफ द पोल इज 60 डिग्री, तो ये हाइट पे ही होगा तभी ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, यहाँ पर ये एंगल, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट 60 डिग्री कहता है। समझ में आया ना फिगर कैसे बनेगी, पहले तो फिगर बना, ठीक है। ये कितना है, ये एच मीटर है, ये हाइट कितनी है सी, सपोज इसको डी, सी डी इज योर एच मीटर, यहाँ से करा एच मीटर अबव, जो पहला पॉइंट था इससे एच मीटर अबव, यानी ये डी पॉइंट यहाँ से देखा इस पोल के बेस का फुट ऑफ द पोल का फुट कितना है बी है, द पोल इज, तो डिप्रेशन है वो कितना है 60 डिग्री, डिप्रेशन ये होगा ना, डिप्रेशन मैंने डायरेक्ट दिखा दिया, एक्चुअली डिप्रेशन आपको ऐसे दिखाना चाहिए था, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू दिस, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, तो फिगर विल बी लाइक दिस, ठीक है ना, ये आप सब जानते हैं, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। द हाइट ऑफ द पोल इज एच बाय √3, तो हमें इसकी हाइट निकालनी, ठीक है ना। और ये रीजन में ये पार्ट है, देखते हैं। तो इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें आपको, इन ट्रायंगल ABC में देख लेता हूँ पहले, ABC में क्या हो जाएगा, tan ऑफ 30 डिग्री, ठीक है ना। ABC में tan ऑफ 30 डिग्री क्या होगा, AB अपॉन BC, भाई ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। दिस इज इक्वल, दिस इंप्लाइज tan 30 कितना होता है बेटा 1/√3 इज इक्वल टू AB कितना है आपका, कुछ नहीं, बाई BC भी कुछ नहीं, आपको पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली AB तो निकालना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या करो, AB निकालना है, तो BC की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर लो कुछ, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, BC इक्वल टू यहाँ से AB√3, AB इंटू √3। क्वेश्चन नंबर 1 करता हूँ इसको, ठीक है। इन ट्रायंगल, दूसरा एंगल कौन सा बनना है देखो, BCD, इन ट्रायंगल BCD में tan 60 होगा, समझ रहे हैं ना, tan 60 कौन सा होगा, tan 60 है ना, BCD tan 60 इज इक्वल टू CD अपॉन BC, CD अपॉन BC,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इम्प्लाइज tan 60 आप जानते हैं कितना होता है √3, ठीक है ना। √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू सी डी कितना है बेटा h डिवाइडेड बाई बी सी, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी इंटू √3, ये हो जाएगा ना, h इज इक्वल टू बी सी इंटू √3। अब आप क्या हो फ्रॉम, अब बी सी की वैल्यू आप क्या करो फर्स्ट से रख लो, दिस इज इक्वल टू ए बी इंटू √3 मैंने क्या किया, बी सी की जगह ए बी √3 रख दिया फ्रॉम 1, समझ में आया ना। बी सी की जगह मैंने क्या किया, ए बी √3 रख दिया, तो ए बी इंटू ये क्या हो गया 3ab हो गया, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h/3, ये तो दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू h/3, यानी हाइट ऑफ द पोल कितना होगा, ए बी क्या है पोल ही तो है आपका, ए बी इज इक्वल टू, तो असर्शन करेक्ट है इसका मतलब, इट मीन क्या है असर्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। नाउ कम टू रीजन पार्ट, रीजन पार्ट में क्या tan 60 इज इक्वल टू √3 दिया है, क्या ये ट्रू है, पहली बात तो ये देखो ट्रू है, tan 60 इज इक्वल टू √3 होता है, हमने रखा भी यहाँ पर वैल्यू, और क्या ये इसको जस्टिफाई करता है, क्या इसके बगैर हम इसको यूज, इसका क्या हमने इसका यूज किया यहाँ पर, यस डेफिनेटली यूज किया, ये वैल्यू हमने यूज की ना, तो इट मीन्स assertion is true, reason is true, and at the same time the reason is correctly explaining the assertion। तो क्या हो गया आपका आंसर ए हो गया, इसमें इस केस में आपका आंसर क्या होगा ए, ठीक है ना, सब कुछ ठीक है, तो इसका मतलब क्या है assertion, नहीं सॉरी आंसर आपका ए होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो 4 में क्या कहता है, पहले एसेशन पार्ट पढ़ो आप, ठीक है ना। एसेशन पार्ट क्या कहता है, इफ द हाइट ऑफ अ टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट of observation from its foot both are increased by 10%, then the angle of elevation of its top remains unchanged, ठीक है ना। पहले हमको ये वेरीफाई करना है कि क्या ये एंगल अनचेंज रहता है, ऐसे अगर हाइट और डिस्टेंस बढ़ा दे तो। सेकंड रीजन में क्या है, द लाइन ऑफ साइट मे बी स्ट्रेट और एज वेल एज कर्व, ठीक है ना, तो इसको भी हम वेरीफाई करेंगे। पहले आते हैं एसेशन पार्ट में, ठीक है। देखो कोई एक ऐसा एक फिगर है, ठीक है, ए बी सी डी, सपोज ये एच है और ये एक्स है ओरिजिनली, और एंगल इनका क्या है सपोज थीटा है, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ अ टावर एंड डिस्टेंस, ये टावर ए बी है और इसकी डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट क्या है सी है, सॉरी एक्स है, तो क्या हो जाएगा देखो tan ऑफ या देखो अब इन ट्रायंगल ए बी सी, tan ऑफ थीटा माना सपोज ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है इसका, ठीक है। tan ऑफ थीटा कितना हो जाएगा बेटा, देखो ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, दिस इक्वल टू एच बाई एक्स, इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूं मैं इसको, ठीक है ना, राइट। अब अगर मैं इसको नाउ न्यू, अब क्या हो जाएगा न्यू बेस, अगर इस अब ट्रायंगल में क्या हो गया, अब जो आपके नया ट्रायंगल बना है नया उसमें हमने क्या कर दिया, दोनों को बढ़ा दिया, कितना बढ़ गया 10% बढ़ा दिया, यानी न्यू लेंथ, अब ये सपोज ए डैश बी डैश और ये सी डैश है, ठीक है ना, नए पॉइंट हो गए आपके, ठीक है। तो ये कितना है 10% इंक्रीज हो गया, तो एज तो न्यू, तो ए बी डैश कितना हो जाएगा, तो ए बी डैश है आपने कितना बढ़ा दिया उसको 10% बढ़ा दिया, पहले कितना था एच प्लस एच इंटू 10/100, ठीक है ना, ये तो हो जाएगा इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये 11h/100 10, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। और इसी तरीके से ए डैश बी डैश, सॉरी ए डैश बी डैश है, बी डैश सी डैश, इसको भी आपने 10% बढ़ा देनी, पहले x था प्लस x इंटू 10/100 कर लिया आपने, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11x डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, 11x डिवाइडेड बाई 10 हो गया। अब देयरफॉर tan ऑफ, अब एंगल देखना आपको क्या थीटा ही रहता है नहीं रहता, ठीक है ना,
एंगल ऑफ जो एलिवेशन है ये है वो आपका, ठीक है। अब ये कितना डिग्री हो जाएगा, सपोज 5 तो ऐसे लेते हैं 10 ऑफ ए सी डैश ए डैश 10 ऑफ एंगल ए डैश सी डैश बी डैश। ये एंगल देखना है हमारे को, ठीक है। अगर थीटा ही रहता है तो इसका मतलब एंगल अनचेंज है। इसी का तो क्या हो जाएगा बेटा, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी डैश, ठीक है ना। तो इस एंगल के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी डैश, ये तो लिखा है। ए डैश बी डैश कितना है देखो 11s/10 डिवाइडेड बाय बी डैश सी डैश कितना है 11x/10। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो कर लेते हैं 11s/10 इंटू 10/11x, ठीक है ना। तो 10 से 10 कट गया, 11 से 11 कट गया, इज इक्वल टू अगेन s/x। तो फ्रॉम फर्स्ट दिस इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, ठीक है ना। फर्स्ट से h/x की वैल्यू क्या है tan थीटा, इसका मतलब क्या होगा tan ऑफ a डैश c डैश b डैश इक्वल टू tan थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल भी क्या है आपका थीटा ही है। इट मींस एंगल क्या है आपका, भी थीटा ही तो है। इसका मतलब क्या होगा, एंगल डिड नॉट चेंज। इसका मतलब एंगल चेंज नहीं हुआ। हमने क्या करा, इस हाइट को भी 10% बढ़ा दिया और इस बेस को भी 10% बढ़ा दिया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन रिमेन द सेम। इट मींस एंगल ऑफ एलिवेशन डिड नॉट चेंज, ठीक है ना। तो हमने प्रूव, इसका मतलब क्या हो गया, द असर्शन इज करेक्ट। नाउ कम टू रीजन पार्ट। द लाइन ऑफ साइड मे बी स्ट्रेट और एज वेल एज कर्व, बिल्कुल नहीं। लाइन ऑफ साइड का मतलब हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं हम। कभी भी लाइन की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में तो हम किसी की बात करते हैं, हम ट्रायंगल स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं ना, हमेशा ट्रायंगल बनता है ना। राइट ट्रायंगल की बात करते हैं हम, तो राइट ट्रायंगल में क्या होता है, सारी स्ट्रेट लाइन कर्व लाइन थोड़ी ना कंसीडर करते हैं आप। तो लाइन ऑफ स्ट्रेट, तो एंगल ऑफ जो आपका लाइन ऑफ साइड है दैट कैन नेवर बी कर्व लाइन को हम कंसीडर नहीं करते, हम वी ऑलवेज कंसीडर स्ट्रेट लाइन। सो दिस रीजन पार्ट इज फॉल्स, राइट। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। तो बहुत आसान आंसर करना, तो पार्ट तो योर करेक्ट आंसर इज सी। कौन सा हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। असर्शन ए इज करेक्ट बट रीजन आर इज फॉल्स। सो इस तरीके से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो आपको सिंपली जो मोस्टली जो आपको है, अधिकतर बच्चे कंफ्यूज करते हैं किसमें, बी वाले पार्ट में। तो बी वाले पार्ट को आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है और करना, और रीजन पार्ट को अच्छी तरीके से पढ़ना है। जल्दीबाजी में कहीं कहीं क्या होता है, रीजन बड़ा कंफ्यूजन भी होता है कभी कभी। तो आपको सम मैनी टाइम्स यू विल फेस दिस काइंड ऑफ डिफिकल्टी कि आपको बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना। ए भी क्लियर कट है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ए ऑलमोस्ट में कंफ्यूजन बहुत कम बच्चों को होता है। सी और डी तो बहुत आसान है, डी तो सबसे आसान है, ऐसा नहीं फॉल्स है उसमें, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारे कंफ्यूजन दूर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। और जाने से पहले अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें अगर आपको कुछ फायदा होता है इससे, ठीक है ना। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।